तो अगर तुमने इट चैप्टर 1 एंड इट चैप्टर 2 देख रखी है तो तुम्हें पता होगा कि पेनीवाइज किस बवाल का नाम है। एंड इवन रिसेंटली ही आई वेलकम टू डेरी में एक तरह से देखा जाए तो इस वेब सीरीज में हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में पेनीवाइज है कौन या फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में। एंड इस सीरीज के सीजन फर्स्ट के पहले ही 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं एंड एवरी मंडे ये लोग एक न्यू एपिसोड ड्रॉप करते हैं। एंड यकीन मानो स्ट्रेंजर थिंग के आगे अगर कोई और वेब सीरीज स्टैंड आउट करती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ इट। तो आज की वीडियो में हम इसके तीनों एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में ही हमें मैटी नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि बिना टिकट के हॉल में मूवी देख रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर कैल नाम का एक बंदा आता है जो कि उसी थिएटर में एक स्टाफ था। वो मैटी को वहां से भगाने लगता है एंड जब मैटी बाहर की तरफ भागता है तो रॉनी नाम की एक लड़की उसे छुपते हुए देख लेती है, बट वो कैल को मैटी की एग्जैक्ट लोकेशन ना बताकर उसे दूसरी डायरेक्शन में भेज देती है। एंड उस वक्त पे रॉनी के साथ उसके फादर हैंक भी थे, बट जैसे ही कैल का ध्यान कहीं और जाता है मैटी उधर से भाग जाता है। और अगले सीन में हमें मैटी एक सुनसान रोड पे चलता दिखाया जाता है जहां पर वो गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन तभी एक गाड़ी उसके सामने आके रुकती है जिसमें एक स्वीट सी फैमिली थी। आई मीन दिखने में तो है, बट जैसे ही मैटी उस गाड़ी के अंदर बैठता है कुछ टाइम तक तो चीजें ठीक चलती है, बट धीरे धीरे वहां का माहौल थोड़ा टेंस होने लगता है। जैसे कि उनकी बेटी एक स्लाइमी सी चीज में अपना हाथ डालती है और मैटी को छूने की कोशिश करती है। एंड ऑन दी अदर साइड उनका बेटा जो कि हर एक वर्ड की स्पेलिंग को प्रोनाउंस करता है, लेकिन तभी वो एक ट्रबल नाम की स्पेलिंग पे अटक जाता है जहां से उस कार के अंदर का माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। एंड तभी कार में बैठी वो लेडी एक बच्चे को जन्म देने लगती है, बट जैसे ही वो बेबी बॉर्न होता है हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में एक मॉन्स्टर है। एंड थोड़ी देर कार में उछल कूद करने के बाद वो मॉन्स्टर एक जगह रुकता है और सीधे मैटी पे अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम फिल नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने पास के हवाई अड्डे पे लैंड होते एक एयरप्लेन के मॉडल को नोट कर रहा था। एंड फिल को देखने के बाद तुम ये कह सकते हो कि ये बंदा अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में रहता है। ये सोचता है कि डेरी में जितने भी एयरप्लेन आजकल लैंड हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है और ये प्लेन्स कहीं और से नहीं मार्स से आ रहे हैं, जिसे ये रेड प्लेनेट कह के भी बुलाता है। और यही सब मनगढ़ंत कहानियां ये अपने दोस्त टेडी को बताता है। एंड तभी हम अपने एक न्यू कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है लिली। एंड ये जूनिफर हिल नाम के असाइलम मतलब कि पागल खाने में रह चुकी है। एंड इवन जब ये अपने लॉकर को ओपन करती है तो उसमें से पिकल्स बाहर निकलते हैं, मतलब कि उसके क्लासमेट्स पिकल की मदद से उसे बुली करते हैं। एंड ऐसा किस लिए है मैं ये तुम्हें आगे चल के बताता हूँ। और तभी वहाँ पर लिली की फ्रेंड मार्ज आ जाती है और वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और लिली मार्ज से कहती है कि बस शाम तक मुझ में से पिकल्स की बदबू आने वाली है। एंड तभी हम डेरी एयरफोर्स बेस पे देखते हैं लेरॉय हैनलन एंड कैप्टन रूसो को, जो कि अभी उसी प्लेन से उतरे हैं जिसको फिल ने कुछ टाइम पहले ही नोट करा था। एंड यहाँ पर ये दोनों ही सोल्जर कोरिया वॉर का हिस्सा रह चुके हैं और इन दोनों के एक्सपीरियंस की वजह से ही उनको यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि इस वक्त पे यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर का माहौल चल रहा है जहाँ पर कभी भी न्यूक्लियर अटैक होने का खतरा बना पड़ा रहता है। और तभी वहाँ बेस पर हमें कैप्टन फुलर देखने को मिलते हैं जो कि लेरॉय हैनलन एंड कैप्टन रूसो को वहां से लेने के लिए आए थे। एंड रास्ते में कर्नल फुलर उन दोनों को बताता है कि अगर कभी अटैक की संभावना हुई तो हमारे बेस को हाई अलर्ट पे रहना पड़ता है। बट तभी कैप्टन रूसो एक जगह पॉइंट आउट करता है और कहता है कि उस जगह पे क्या चल रहा है। एंड तभी कर्नल फुलर कहते हैं कि वो एक सीक्रेट मिशन है। जिसके बाद लेरॉय हैनलन एंड कैप्टन रूसो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें उनकी टीम दिखाई जाती है, जिसमें से एक बंदा उनको सल्यूट करने से ही मना कर देता है, जिसका नाम था मास्टर। एंड मास्टर ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रेसिस्ट है। एंड जो कि ये कहानी 1962 की है तो रेसिज्म यहाँ पर नॉर्मल चीज है। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल शो आते हैं जो कि मास्टर से बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना बदसलूकी की सजा क्या है, सीधे कोर्ट मार्शल, जिसकी वजह से मास्टर्स को हैनलन को सल्यूट करना पड़ता है। जिसके बाद जनरल शॉ हैनलन को नेक्स्ट डे अपने कैबिन में बुलाता है। बट तभी हमें फिल और टेडी एक रूम में दिखाई जाते हैं जहाँ पर अचानक से ही उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है मैटी को लेकर। हाँ, वही बच्चा जो सीरीज की स्टार्टिंग में ही गायब हो गया था। एंड कोइंसिडेंटली मैटी इन दोनों का फ्रेंड था, लेकिन इन दोनों ने कभी भी उसे एक फ्रेंड के रूप में देखा ही नहीं, जिसकी वजह से टेडी अभी परेशान रहता है कि आखिरकार मैटी के साथ क्या हुआ होगा। एंड ऑन दी अदर साइड हमें लिली भी दिखाई जाती है जो कि मैटी को जानती थी। एंड तभी उसे मैटी के साथ बिताया एक टाइम याद आता है जहाँ पर मैटी लिली को अपने एक सीक्रेट बेस पे लेके जाता है जिसको फिल और टेडी ने खोजा था। एंड तभी हमें लिली की बैक स्टोरी पता चलती है जिसमें उसके फादर इंक्लूड थे, जहाँ पर लिली के फादर एक फैक्ट्री में काम करते थे जो कि पिकल्स को जार में भरा करती थी। एंड एक दिन जब लिली और उसकी फैमिली उस फैक्ट्री से बाहर निकल रही थी तभी लिली को याद आता है कि वो कुछ उस फैक्ट्री के अंदर भूल गई है, जिसको लेने के लिए उसके फादर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक मशीन खराब हो जाती है जिसे ठीक करने के लिए उसके फादर उसके पास जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो मशीन बंद है, लेकिन तभी वो मशीन स्टार्ट हो जाती है एंड उसके फादर की डेथ उसी मशीन में हो जाती है, जिसका जिम्मेदार लिली अपने आप को समझती है। एंड इस इंसिडेंट के बाद लिली को पागल घोषित कर दिया गया और उसके बाद उसे जूनिफर
क्रीपर हिल असाइलम भेज दिया गया। एंड तभी वहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों उसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड तभी मैटी लिली को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन लिली पीछे हट जाती है, जिसे देखते ही मैटी वहाँ से डिसअपॉइंट होके चला जाता है। एंड इसी सीन के बाद मैटी गायब हुआ था। एंड प्रेजेंट में लिली अपने हाथ में बंधे पेंडेंट के एक टर्टल को देख रही होती है, और ये टर्टल भी लिली को मैटी नहीं दिया था। लेकिन तभी वहाँ उसकी मॉम आती है और वो उससे कहती है कि ध्यान से अपने कपड़े निकाल लेना, क्योंकि हम सुबह सिमेट्री जा रहे हैं तुम्हारी फादर की ग्रेव पर। बट लिली वहां जाने से मना कर देती है। एंड इससे साबित होता है कि लिली इतने सालों से अपने फादर की ग्रेव पे भी नहीं गई है। एंड सडनली लिली के बाथटब की पाइपलाइन से मैटी की आवाज आने लगती है, जो कि एक सॉन्ग को सिंग कर रहा था। एंड जब लिली मैटी से बात करने की कोशिश करती है तो मैटी कहता है कि ये लोग मुझे आने नहीं देंगे। एंड तभी वहां पर 2 फिंगर्स अपीयर होती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। एंड नेक्स्ट डे लिली इसी बात को अपनी फ्रेंड मार्ज को बताने की कोशिश करती है, लेकिन मार्ज उसकी बात पे भरोसा करने से मना कर देती है, और वो कहती है कि मेरे दूसरे दोस्त तुम्हें पागल समझेंगे और मैं नहीं चाहती कि उनके बीच में मेरी भी इंसल्ट हो जाए। और वो उससे कहती है कि छुट्टियां आने में बहुत कम टाइम बचा है, तो कुछ ऐसी चीज मत कहना जो उन लोगों के लिए पागल जैसी साबित हो। लेकिन तभी लिली वहां से मार्च पे गुस्सा होते हुए चली जाती है। जिसके बाद हम फिल और टेडी को देखते हैं, जो कि अपने सीक्रेट बेस पे जा रहे थे, लेकिन सीक्रेट बेस के बाहर ही उन्हें लिली मिलती है। और अपने सीक्रेट बेस पे जाने के बाद लिली उन्हें वो सब चीजें बताती है जो कि उसके साथ लास्ट नाइट हुई थी। एंड फिल और टेडी भी उसकी बातों पे यकीन करने से मना कर रहे थे, और फिल तो कह रहा था कि ये सच्ची में पागल है। जिसके बाद लिली वहां से चली जाती है। एंड अपना टेडी लिली की बातों पे भरोसा तो करना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी फैमिली थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप है। जहां पर वो डिनर के वक्त में अपने फादर से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या कोई किसी बच्चे को अंडरग्राउंड पाइपलाइन में छुपा के रख सकता है, जहां पर उसके फादर रिप्लाई देते हुए उससे कहते हैं कि जूइश फैमिली के साथ पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, हम पे बहुत जुर्म ढाए गए हैं। एंड वो इवन ये भी कहते हैं कि जूइश फैमिली की स्किन्स की नाजीज लैम्प शेड बनाया करते थे। एंड तभी वहां पर टेडी के फादर डीसी की दी फ्लैश कॉमिक को उठाते हुए कहते हैं कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। एंड नेक्स्ट सीन में टेडी अपने कमरे में सोने चला जाता है, लेकिन तभी उसकी लैंप खराब होने लगती है, और जैसे ही टेडी एक बार अपनी लैंप को ऑन करता है तो वहां पे लैंप शेड एक एक्चुअल खाल की लैंप शेड बन चुकी थी, जो कि जिंदा भी थी। जिसे देख टेडी वहां से डर के भाग जाता है और एक कोने में छुप जाता है, लेकिन वो लैंप शेड उसके पीछे आती है, जिसे देखकर टेडी चिल्ला देता है, और टेडी का भाई उस रूम में आता है और उसे पागल कह के वहां से चला जाता है। जिसके बाद लिली, टेडी एंड फिल एक बार फिर से उस सीक्रेट बेस पे मिलते हैं, जहां पर वो लोग अब एक दूसरे की बातों पे भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि उन लोगों को इसके बारे में पता कैसे चलेगा कि मैटी को आखिरकार किसने गायब किया है। जिसके बाद वो लोग उसकी रिसर्च करने के लिए एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां पर उन्हें मैटी पे लिखा एक आर्टिकल मिलता है, और उस आर्टिकल पे लिखा हुआ था कि लास्ट टाइम एक रॉनी नाम की बच्ची ने मैटी को देखा था। एंड वहां पर फिल की छोटी बहन सूजी भी थी। जिसके बाद वो लोग सीधे रॉनी से मिलने चले जाते हैं, जहाँ पर रॉनी उन्हें पहले तो भगाती है, लेकिन जैसे ही लिली उस सॉन्ग की बात छेड़ती है जो कि मैटी गा रहा था, रॉनी वहां रुक जाती है और वो कहती है कि मैंने भी इस सॉन्ग को सुना हुआ है। जिसके बाद हमें लिरॉय हेनलन दिखाया जाता है, जो कि बेस कैंप पर ही सो रहा होता है, लेकिन तभी 3 मास्क वाले बंदे वहां आके उस पे अटैक कर देते हैं। एंड वो उससे उस प्लेन के बारे में पूछने लगते हैं जो कि उसे उड़ाने के लिए बुलाया गया था, बट हेनलन उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वो लोग उस पे गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन तभी कैप्टन रूसो वहां आके लिरॉय हेनलन को बचा लेता है। एंड अगले ही सीन में हमें रॉनी, फिल, टेडी, लिली एंड इवन फिल की छोटी बहन सूजी दिखाई जाती है, जो कि उसी थिएटर में आए थे उस मूवी को देखने के लिए जिसका गाना मैटी गा रहा होता है। एंड उस मूवी का नाम था द म्यूजिकल मैन। एंड थिएटर के अंदर जाने के बाद रॉनी उन फिल्म्स को प्रोजेक्टर में लगाती है, एंड ऑन द अदर साइड बाकी बच्चे सीट पर बैठ के उस मूवी को देखने लगते हैं, जहाँ पर थोड़ी ही देर में उस मूवी के अंदर हमें मैटी दिखाया जाता है, जिसने अपनी गोद में एक बच्चे को पकड़ा हुआ था। फिर तभी वो सभी मैटी को देख के चिल्लाने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम हमें सुन सकते हो। एंड फिर मैटी उन लोगों को बोलने लगता है कि तुम लोग मेरे साथ नहीं थे, तुमने मुझसे झूठ बोला है। एंड तभी हम मैटी के फेस पे पेनीवाइज की स्माइल देखते हैं, जिसके बाद मैटी अपनी गोद में रखा बच्चा उनकी तरफ ही फेंक देता है, जो कि सीधे पर्दे से निकल के उन पे अटैक करने लगता है। एंड देखते ही देखते वहाँ का माहौल बदलने लगता है, और वो बच्चा और कोई नहीं वही बेबी मॉन्स्टर था जिसने मैटी को मारा था। एंड धीरे धीरे वो अपने साइज को बड़ा करता है, और वो देखते ही देखते पहले तो फिल को मारता है, फिर टेडी को। एंड ऑन द अदर साइड रॉनी प्रोजेक्शन रूम में फंसी हुई थी, एंड लिली जो कि फिल की छोटी बहन को बचाने की कोशिश करती है, बट वो मॉन्स्टर वहाँ आके उसको मार देता है। और तभी रॉनी वहाँ आती है और लिली को वहाँ से बाहर लेके जाती है, और वो उससे पूछती है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन जब रॉनी की नजर लिली के हाथों में पड़ती है तो उसके हाथ में सूजी का हाथ था। एंड यहीं पर इसका एपिसोड नंबर 1 एंड होता है। एंड अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम लिली को डर के मारे अपनी नींद से उठते देखते हैं। इसका मतलब एपिसोड 1 की एंडिंग में जो कुछ भी हुआ वो सब सच है। जिसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स टेडी के घर के बाहर खड़े थे, और अब वो लोग थिएटर में हुई जितने भी
वाली मौतें थी जिसमें फिल, टेडी एंड सूजी इंक्लूड हैं, उसका जिम्मेदार टेडी के फादर हैंक को ठहरा रहे हैं, बिकॉज हैंक ही था जिसके पास उस थिएटर की दूसरी स्पेयर की रहा करती थी। एंड हैंक अपने घर के अंदर अपनी मॉम के साथ बहस कर रहा होता है कि मैं उस दिन तुम्हारे साथ था और पुलिस बस मुझ पे झूठा इल्जाम लगाना चाहती है। एंड वहीं दूसरी तरफ टेडी ये सारी बातें छुपकर सुन रही होती है, जिसके बाद उसके फादर उसको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि वो पुलिस वाले मुझे कहीं नहीं लेके जा रहे। एंड अगले सीन में हम लीरॉय हैनलन को देखते हैं जिसने एक घर रेंट पे लिया है और वहाँ पर बैठ के वो किसी का वेट कर रहा है। एंड तभी वहाँ पर उसके घर के सामने एक कार आके रुकती है और उसमें से निकलती है उसकी वाइफ एंड उसका बेटा विल एंड स्कारलेट। जिसके बाद हैनलन अपनी फैमिली से मिलता है और उसके बेटे को बोलता है कि तुम अंदर जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एंड तभी वो अपनी वाइफ को बेस पे हुए उस हादसे के बारे में बताता है जिसमें उस पे अटैक हुआ था। एंड तभी वो लोग एक नेबर को देखते हैं जिसकी तरफ वो वेव भी करते हैं, बट तुम्हें पता है ना कि ये कौन सा दौर है, तो रेसिज्म यहाँ पर पीक पर है। जिसके बाद हैनलन और उसकी वाइफ अंदर जाती है जहाँ पर उसके बेटे को हैनलन ने एक गिफ्ट में टेलीस्कोप दिया था, जिसे देखकर उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश भी था। एंड यहाँ पर तुम्हें यह भी पता चलता है कि हैनलन का बेटा विल एक समझदार बच्चा है जिसको स्टडीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड अब हमारी अगली सुबह होती है डेरी के स्कूल से, जहाँ पर हम मर्ज को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ी अटेंशन पाने के लिए वहाँ पर अजीबोगरीब सी हरकत करने लगती है। एंड तभी वहाँ पर टेडी आती है और वहाँ पर टेडी को देख के वो सभी स्टूडेंट हंस रहे थे या तो शॉक में थे, जस्ट बिकॉज उनको लग रहा था कि टेडी के फादर हैंक ने ही उन 3 बच्चों को उस थिएटर में मारा है। कि तभी वहाँ पर लिली आती है और टेडी से बात करने लगती है। एंड अगले सीन में हमें सभी बच्चे अपने क्लासरूम में दिखाए जाते हैं जहाँ पर मर्ज लिली से बात करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि अगर तुम ऐसे ही टेडी से बात करते रहोगी तो हमारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हें पागल घोषित कर दिया जाएगा। बट उसी के रिप्लाई में लिली कहती है कि टेडी और फिल एंड उसकी बहन सूजी मर चुके हैं और अगर तुम्हें अभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट और तुम्हारे अटेंशन की पड़ी है तो तुम मेरी दोस्त नहीं हो सकती। कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है हैनलन के बेटे विल की। एंड वो क्लासरूम में एंटर होने के बाद अपने टीचर से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी क्लास कहाँ पर है। जिसके बाद वो टीचर उससे कहती है कि ये तुम्हारी फर्स्ट और आखिरी वार्निंग है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि क्लास के स्टूडेंट्स ने उसको अभी से ही बुली करना स्टार्ट कर दिया था। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लीरॉय हैनलन को जो कि अपने बेस पे गया था और वहाँ पर वो मिलता है कर्नल फुलर से, जो कि हैनलन को बताते हैं कि मास्टर ही था जिसने तुम पे लास्ट नाइट अटैक किया था एंड अब उसे उसकी किए की सजा भी मिलेगी। बट हैनलन स्टेटमेंट से सेटिस्फाई नहीं लग रहा था। एंड तभी हैनलन जाते वक्त पूछता है कि क्या वो गन मैक्रोव पीएम थी, जिसके रिप्लाई में कर्नल हाँ कर देता है। एंड अगले सीन में हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि कुछ सामान लेने के लिए बाहर आई हुई है। एंड रास्ते में ही हम देखते हैं कि लोग पॉल बनियन के स्टैचू को बनने से रोक रहे हैं या फिर उसे हटाने की डिमांड कर रहे हैं। वेल मुझे इस यूनिवर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं है, बट ये बेस्ड है एक रियल रोड साइड स्टाइल स्टैचू से, लेकिन किंग्स के वर्ल्ड में माना जाता है कि ये अलाइव है और एटलीस्ट पोजेस्ड है पेनीवाइज द क्लाउन से। एंड इसी वजह से हम इट चैप्टर 2 में देख पाए थे कि ये स्टैचू जिंदा हो जाता है और रिची पर अटैक कर देता है। जिसके बाद स्कारलेट एक मीट शॉप में जाती है मीट लेने के लिए, लेकिन तभी वो देखती है कि कुछ बच्चे मिलकर एक बच्चे को बुली कर रहे हैं और वो मीट शॉप के ओनर को पूछती भी है कि कोई उन्हें रोक क्यों नहीं रहा, जिसके रिप्लाई में मीट शॉप का ओनर कहता है कि डैडी में ऐसा ही होता है। बट स्कारलेट दब के रहने वालों में से नहीं है, वो वहां से जाती है और उन बच्चों को धक्का देकर पीछे कर देती है और कहती है कि इस बच्चे को मारना बंद करो। बट वो बुलीज मानते नहीं है, वो स्कारलेट पर ही अपने गुस्सेल आंख दिखाने लगते हैं। लेकिन तभी वो जो बुली हो रहा बच्चा था वो वहां से उठ के भाग जाता है, जिसके पीछे वो बुलीज भी चले जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं डैडी के लोग स्कारलेट को इस तरह देख रहे हैं कि सारी गलती स्कारलेट की है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर स्कारलेट अपनी फैमिली को वो सारी इंसिडेंट बता रही थी जो कि उसके साथ बाहर हुई थी। एंड वो अपने बेटे से भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई बुली तो नहीं कर रहा, जिसके रिप्लाई में वो मना कर देता है। एंड तभी वहां का मामला थोड़ा बिगड़ जाता है, जिसके बाद विल कहता है कि मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें रोनी दिखाई जाती है जो कि अपने बेड पे लेट के अपनी ग्रैंड मदर और अपने डैड की बहस सुन रही थी, जो कि उसी बात को लेके लड़ रहे थे कि वो पुलिस वाले हमारे घर के बाहर से हटते ही नहीं है। जिससे परेशान होकर रोनी अपने फेस को ब्लैंकेट से ढक लेती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो उस ब्लैंकेट से बाहर ही नहीं निकल पा रही तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो प्लेस पूरी तरह से वियर्ड तरीके से बदल जाती है एंड वो काइंड ऑफ अ वोम्ब जैसी लग रही थी। जिसके बाद उस प्लेस पे पानी सा भरने लगता है और मजबूरन टेडी को उस जगह को फाड़ के बाहर निकलना पड़ता है। एंड तभी हमें पता चलता है कि वो और कहीं से नहीं अपनी मॉम की बैली से निकली है, लेकिन यहाँ पर इसकी मॉम बहुत साल पहले ही मर चुकी है और ये जो पर्सन है ये है पेनीवाइज, जो कि
उसके मॉम के रूप में उसे डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब टेडी पैदा हुई थी तो उसके पैदा होते ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। जिसके बाद तुम्हें पेनीवाइज की फितरत पता ही है, वो टेडी से कहती है कि ये देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरे पेट को फाड़ दिया और तुम बाहर निकल आई। जिसके बाद टेडी वहां से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड से अपनी मॉम के साथ जुड़ी हुई है, जो कि टेडी को अपनी तरफ खींच रही है उसे खाने के लिए, जहां पर हम पेनीवाइज के टीथ को वहां देख भी सकते हैं। एंड तभी सडनली उसके अंदर से हमें दो आंखें देखने को मिलती है, जो कि और किसी की नहीं पेनीवाइज की है। एंड इससे पहले पेनीवाइज टेडी को निगल जाता, टेडी उस कॉर्ड को ही अपने दांतों से काट देती है। जिसके बाद पेनीवाइज गुस्से में वहां से उठ के उसके पास आने लगता है, जिसे देखते ही टेडी चिल्ला देती है। एंड तभी उसके फादर अंदर आते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। जिसके बाद हम डेरी के चीफ को एक बार में बैठा देखते हैं, जहाँ पर काउंसिल मैन और एक डैन नाम का बंदा उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुमने उसे गिरफ्तार किया। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं हैंक की, और उन्हें लगता है कि हैंकी है जिसने उन 3 बच्चों को थिएटर में मारा है। बट रिप्लाई में चीफ कहता है कि हमारे पास उसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बट तभी काउंसिल मैन उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो जब अगली वोटिंग की बारी आएगी तो ये काम कोई दूसरा चीफ करेगा। एंड अगले सीन में हमें एक डिगिंग साइट दिखाई जाती है, जहां पर कर्नल फुलर डिक हैलोरन, जिसको हम हैलोरन नाम से बुलाएंगे, उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारा काम कहां तक पहुंचा। हम बेवकूफ नहीं हैं जो जंगलों में आके लगातार खुदाई कर रहे हैं, हमें रिजल्ट चाहिए। अब थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं हैलोरन को। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मुझे इसके यूनिवर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं है, लेकिन डिक हैलोरन पोजेस करता है एक साइकिक एबिलिटी, जिसको तुम शाइन या फिर शाइनिंग के नाम से भी जानते होगे, जो कि इसे अलाउ करती है पास्ट के कुछ झलक्स या फिर फ्यूचर या फिर कुछ सुपर नेचुरल एंटिटी को देखने में। एंड ये बंदा कम्युनिकेट कर सकता है टेलीपैथिकली एंड सेंस कर सकता है इविल प्रेजेंस को, इंक्लूडिंग पेनीवाइज। एंड यहाँ पर ये लोग मोस्ट प्रोबेबली हैलोरन की पावर्स की मदद से कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पास्ट में इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर तुम्हें ये स्पॉइलर नहीं सुनना तो तुम 10 सेकंड स्किप कर सकते हो। ये लोग ढूंढ रहे हैं पेनीवाइज को। अब इन्हें कौन बताया, उसने इन्हें ढूंढ लिया तो इनका क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं लिली को, जो कि टेडी के साथ बैठ के बात कर रही होती है, और टेडी उससे पूछती है कि क्या तुमने पुलिस को ये नहीं बताया कि तुमने थिएटर में क्या देखा। जिसके रिप्लाई में लिली कहती है कि मैं पहले ही उस असाइलम में रह चुकी हूँ, और अगर मैंने ऐसी चीज उनसे कही तो वो लोग मुझे पागल साबित करके मुझे वापस उसी पागल खाने भेज देंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन टेडी उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, अगर तुमने ये सच्चाई उन्हें नहीं बताई तो वो लोग मेरे फादर को जेल में डाल देंगे। बट लिली ये कन्फेस करने को तैयार ही नहीं थी, जिसके कारण टेडी वहां पर गुस्से में चिल्ला देती है। जिसके बाद हम अगले ही सीन में विल को स्कूल के कॉरिडोर में बैठ के एक बुक पढ़ते देखते हैं, जहाँ पर एक और बच्चा वहां आता है और उन दोनों की थोड़ी बात होती है कि तभी वहां से मार्ज और उसका पूरा फ्रेंड सर्कल पास होता है, जिसे देखते ही वो दूसरा बच्चा पूरी तरह से लट्टू हो जाता है। एंड थोड़ी देर मदहोश रहने के बाद जब विल उससे उसका नाम पूछता है तो वो बोलता है मेरा नाम है रिच। एंड इससे पहले वो कुछ और कह पाते वहां पर एक और स्टूडेंट आता है और तभी रिच उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। एंड तभी वो तीसरा स्टूडेंट वहां पर एक ग्रेनेड फेंक देता है, जो कि फार्ट ग्रेनेड था, जिससे बच के भागने के चक्कर में विल सीधे जाके अपनी टीचर से ही टकरा जाता है। जिसके बाद हमें पनिशमेंट रूम में टेडी और विल दोनों एक साथ दिखाए जाते हैं, जहाँ पर विल टेडी से कहता है कि हाँ मैं मान सकता हूँ मुझ में से बहुत गंदी बदबू आ रही है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। जिसके बाद विल पूछता है कि क्या तुम पे भी किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है, तो टेडी कहती है नहीं, मैं ही थी जो पूरे हॉल में चीख पड़ी थी। कि तभी टेडी विल से कहते हैं कि कोई भी इस स्कूल में इतना पढ़ाकू नहीं है, और ये बुक जो तुम पढ़ रहे हो ये तो हमारे सिलेबस तक में नहीं है। और तभी विल भी अपना थोड़ा साइंटिफिक ज्ञान टेडी पे फेंक के मारने लगता है। लेकिन तभी जैसे ही टेडी उस विंडो से झांक के देखती है तो पुलिस ऑफिसर्स लिली को लेके जा रहे थे। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ का चीफ लिली से कुछ पूछताछ कर रहा था और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब फिर भी सेम ही रहेगा कि टेडी के फादर वहाँ पर नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम ही एक अकेली विटनेस हो जो कि उस दिन खून में लथपथ वहाँ से बाहर आई थी। तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये चीफ इनडायरेक्टली लिली को फोर्स कर रहा है। जिसके बाद वो कहता है कि अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, या तो तुम जेनिफर हिल चले जाओ या तो तुम अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल दो। जहाँ पर मैं तुमसे वही सेम क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि क्या तुमने हैंक को उस थिएटर के पास कहीं देखा, तो तुम्हें बस इतना कहना है कि तुम श्योर नहीं हो। एंड अगले ही सीन में हम पुलिस ऑफिसर्स को हैंक को अपनी कार में बिठाते हुए देखते हैं, जहाँ पर रॉनी भागते हुए सीधे लिली के घर जाती है और उसे कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता है कि एग्जैक्टली उस थिएटर में क्या हुआ था, तुमने फिर भी मेरे फादर को उन लोगों को ले जाने दिया। जिसके बाद हम हेलन को देखते हैं जो कि मास्टर से मिलने गया था और वो उससे
कहता है कि मुझे बताया गया कि तुम ही वो शख्स थे जिसने मेरे पे उस रात को अटैक किया, एंड ये रही वो गन जिससे तुम मुझ पे अटैक करने वाले थे, और तुमने इस गन को एक ही सेकंड में रिलोड कर दिया था, जो कि मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। एंड तभी हैनलन उसे भड़काने की कोशिश करता है और गुस्से में मास्टर वो गन उठा के उसे लोड करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो उसे लोड नहीं कर पाता। जिसके बाद हैनलन सीधे जनरल शॉ के पास जाता है और उनसे कहता है कि मास्टर भले ही बेकार आदमी है, लेकिन ये वो शख्स नहीं है जिसने मुझ पे उस रात को अटैक किया था, तो ये बेकसूर है और अब मैं इस चीज की क्वायरी ऊपर तक लेके जाऊंगा। जिसके बाद हैनलन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जनरल शॉ उसे रोकते हुए कहता है कि जवान अब तुम्हें बैठ जाना चाहिए। जिसके बाद जनरल शॉ उससे कहते हैं कि उस रात जो भी कुछ हुआ था वो तुम्हारा एक टेस्ट था और तुम उसमें पास हो गए। जिसके बाद हम लिली को एक जनरल स्टोर पे देखते हैं जो कि वहां पर कुछ शॉपिंग करने के लिए आई थी, लेकिन जैसे जैसे वो शेल्फ्स के बीच में जा रही थी वहाँ के लोग और भी ज्यादा वियर्ड एक्ट करने लगते हैं। और जब तक लिली को रियलाइज हो पाता कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, उसके सामने कॉर्नफ्लेक्स के कुछ डिब्बे दिखते हैं जिस पर मैटी, फिल, टेडी एंड सूजी की तस्वीर छपी हुई थी, जो कि देखते ही देखते सड़ जाती है। एंड तब लिली को रियलाइज होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने बहुत सारे पिकल्स के जार आ जाते हैं। एंड उसे रियलाइज होता है कि अब वो चारों तरफ से पिकल से घिर चुकी है कि तभी एक पिकल के जार में उसके फादर का चेहरा शो होता है। जिसके बाद एक एक करके सभी पिकल्स जार में उसके फादर के बॉडी पार्ट शो होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सभी एक साथ ही टूट जाते हैं। एंड उसी के बाद ही वो सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं और वो लिली की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद लिली अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जिसके बाद जब लिली अपनी आंखें दोबारा खोलती है तो वो पाती है कि सब कुछ नॉर्मल है, बस उसने एक पिकल जार को तोड़ दिया है और वहाँ पर वो सभी लोग उस पे चिल्ला रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जनरल शॉ हैनलन को अपने सीक्रेट मिशन वाली प्लेस पे लेके आते हैं और वहाँ उससे बोलते हैं कि सोवियत आर्मी जब चाहे तब हमारी मेन सिटीज पर अटैक कर सकती है। एंड अब जो मैं तुम्हें चीज दिखाने वाला हूँ वो हमारा इकलौता हथियार है जिससे हम इस वॉर को जीत सकते हैं। एंड वो उसे इंट्रोड्यूस करवाता है एक ऐसी चीज से जिसे सालों पहले डेरी के नीचे दबा दिया गया था, और जो भी इस चीज के पास जाने की कोशिश करता है वो उन्हें इतना डरा देती है कि उन्हें अपनी जान लेनी पड़ जाती है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये लोग पेनीवाइज की ही बात कर रहे हैं, जिसका कोई भी एक स्टैटिक रूप नहीं है। वो तुम्हारे डर के हिसाब से अपने शेप को बदल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें अपनी एक्स से डर लगता है तो ये बंदा उस एक्स में भी बदल सकता है ना। काइंड ऑफ हॉरिफाइंग। वेल, कहानी की तरफ बढ़े तो वहाँ पर कर्नल फुलर आते हैं और वो कहते हैं कि हमें डिगिंग साइट पे कुछ मिला है। जिसके बाद हम देखते हैं लिली और उसकी मॉम को, जहाँ पर उसकी मॉम उसे जूनिफर असाइलम में छोड़ने के लिए आई थी। और लिली कितनी ही मिन्नतें या फिर विनती कर ले, लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसे असाइलम में भेज देती है। एंड वहाँ के स्टाफ बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहे थे। जिसके बाद हमें डिगिंग साइट दिखाई देती है जहाँ पर उन्हें एक जीप मिली है जिसमें कुछ बंदूकें और मरे हुए सोल्जर्स हैं। एंड हमारा एपिसोड 2 यहीं एंड हो जाता है। एंड अब एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है 1908 से तकरीबन 54 ईयर पहले, जहाँ पर हमें फ्रांसिस नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक मेले में घूमने के लिए आया था। और तभी वो एक हॉन्टेड हाउस में घुस जाता है जहाँ पर उसे बहुत सी क्रीपी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है जो कि उसे अपनी तरफ बुला रही थी। और जैसे ही फ्रांसिस उसके पास जाता है वो एक बूढ़ा शख्स था जिसकी आंख फूटी हुई थी और स्किन एकदम ज़ॉम्बी जैसी हो रखी थी, जिसे देखकर फ्रांसिस वहां से भाग जाता है। एंड जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके सामने खड़े थे उसके फादर, जो कि उससे बोलते हैं कि मर्द डरा नहीं करते। जिसके बाद उससे उसके फादर कहते हैं कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए मेले में क्या जीता, और वो उसके हाथ में एक गुलेल थमा देते हैं। जिसके बाद वो लोग अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है, जहाँ पर फ्रांसिस के फादर उससे कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं बचे हैं, ये लो तुम कुछ पैसे और मेरे लिए एक पानी की बोतल लेकर आओ। लेकिन फ्रांसिस जैसे ही पानी की बोतल लेने जाता है वो लोग उससे कहते हैं कि ये पानी की बोतल 5 सेंट की है, जिसमें फ्रांसिस के पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। तभी एक लड़की उससे बोलती है कि क्या वो गुलेल है। जिसके बाद फ्रांसिस पानी के बदले उस लड़की को अपनी गुलेल दे देता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस उसी लड़की के साथ खेल रहा था जिसको उसने अपनी गुलेल दी थी, और खेल खेल में ही वो गलती से एक जंगल में घुस जाता है, जहाँ पर वो लड़की उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन फ्रांसिस उसकी बात को अनसुना करके उस जंगल में घुस ही जाता है। एंड फिर फ्रांसिस को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी उसे वही सेम बूढ़ा इंसान दिखता है जो कि उसे उस हॉन्टेड हाउस में दिखा था। एंड अब वो बूढ़ा इंसान उसके पीछे पड़ जाता है, जो कि अब उसे मारना चाहता है। धीरे धीरे वो बूढ़ा इंसान अपने पूरे स्ट्रक्चर को बदल लेता है, क्योंकि ये पेनीवाइज ही है। एंड जब पेनीवाइज फ्रांसिस को खाने ही वाला होता है कि उसे एक पत्थर लगता है, जो कि फ्रांसिस की दोस्त उस लड़की ने मारा था। एंड यहाँ पर हम पेनीवाइज का ब्लड उसी वे में बहते हुए देख सकते हैं जैसा कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में देख रखा है। जिसके बाद वो लड़की फ्रांसिस को लेके उस जंगल से बाहर भागने लगती है और पेनीवाइज भी उनके पीछे पड़ जाता है।
जिसके बाद सीन वहां से कट होता है और हम देखते हैं जेनिफर असाइलम में, जहां पर लिली की मॉम उसे लेने के लिए आई थी और वहां पर डॉक्टर किसी ट्रीटमेंट की बात करता है और कहता है कि हमारे हाउसकीपर हेड की लिली से अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, इसीलिए लिली उससे लास्ट टाइम मिलना चाहती थी। एंड ऑन दी अदर साइड लिली अपने हाउसकीपर के साथ मिल के बात कर रही होती है और वो उनसे कहती है कि मैंने टेडी के साथ अच्छा नहीं किया, जिसके रिप्लाई में हाउसकीपर कहती है कि अगर लिली तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो तुम कुछ भी करके उसको मना ही लोगी। एंड अगले ही सीन में हम डैडी के चीफ को देखते हैं जो कि हैंक के प्रिजन के बाहर आता है और वो उसे एक सिगरेट ऑफर करते हुए बोलता है कि क्या ये तुम्हारा ब्रांड नहीं है, जिसके रिप्लाई में हैंक कहता है कि मेरा फेवरेट ब्रांड है एम्बेसी गोल्ड। एंड तभी उसे फंसाने के लिए वो चीफ अपनी जेब से एम्बेसी गोल्ड का एक डिब्बा निकालता है और कहता है कि ये हमें उसी वारदात वाली जगह पे मिला जहां उन 3 बच्चों की मौतें हुई थी और इससे ये साबित होता है कि तुम भी वहीं पर थे। जिसके बाद वो उससे कहता है कि हम तुम्हें याद रखेंगे। एंड वहां पर हैंक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैंने उन बच्चों को नहीं मारा है। एंड अगले सीन में हम टेडी को देखते हैं जहां पर वो स्कूल में आती है और देखती है कि उसके लॉकर पे किसी ने उसके डैड के बारे में बुरा लिखा हुआ था, जिसे वो अपने हाथों से मिटाकर वॉशरूम में हाथ धोने जाती है, जहाँ पर उसे लिली मिलती है और वो उससे कहती है कि मैं उन सबको सब सच बता तो दूं, लेकिन वो लोग हमारी बातों का भरोसा करेंगे नहीं, इसीलिए हमें किसी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। और लिली टेडी को एक कैमरा दिखाते हुए कहती है कि हमें पिक्चर्स क्लिक करनी होंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कर्नल फुलर को जो कि जनरल शॉ से कहते हैं कि हमें उस कार में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो हमारे काम का था, जिसके रिप्लाई में जनरल शॉ कहते हैं कि हमें वो मिलेगा भी नहीं क्योंकि जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो डैडी में तकरीबन 3000 साल पहले दफनाया गया था। एंड डिगिंग साइड पर हम अपना टाइम बर्बाद ही कर रहे हैं, तो अब हमें हेलोरन को किसी भी तरह उसी स्पॉट पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ हमें वो मिल सकता है। जिसके बाद जनरल शॉ कर्नल फुलर को एक सिगार का बॉक्स देते हैं। एंड अगले ही सीन में हम हेलोरन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के कार्ड खेल रहा था कि तभी उसकी टेंट की छत फट जाती है और पानी अंदर घुस जाता है, जिसे देखते ही उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम इतने ऊंचे दर्जे पर हो फिर भी तुम्हारे लिए वो लोग एक अच्छी जगह जुगाड़ नहीं लगा सकते। जिसके बाद वहां पर कर्नल फुलर आते हैं और उसे कहते हैं कि हेलोरन हमें जाना होगा। फिर हमें देखने को मिलते हैं लेरॉय हैनलन एंड कैप्टन रूसो जो कि कर्नल फुलर के सामने आते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें आज कहाँ फ्लाई करना है। जिसके बाद कर्नल फुलर कहते हैं कि तुम ऐसा समझ के चलो हेलोरन तुम्हारा एक कंपास है और ये तुम्हें जहाँ लेके जाए तुम्हें वहीं जाना होगा। एंड कर्नल फुलर उस सिगार के बॉक्स को हेलोरन को हैंड ओवर कर देते हैं। एंड जब वो लोग उस हेलीकॉप्टर को लेके फ्लाई करते हैं तो हैनलन हेलोरन से पूछता है कि आखिर तुम्हें वो सिगार का बॉक्स क्यों दिया गया है। तो हेलोरन कहता है कि दोस्त ये सिगार नहीं है। एंड जब हेलोरन उस बॉक्स को ओपन करता है तो हमें वही गुलेल दिखती है जो कि हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखी थी। एंड उसे टच करते ही हेलोरन बोलता है कि हमें ईस्ट की तरफ जाना होगा अभी। एंड फिर हम उस कहानी को कंटिन्यू होता देख सकते हैं जहाँ पर फ्रांसिस और वो लड़की जिसका नाम रोज है उसी बूढ़े इंसान से बच के भाग रहे होते हैं। एंड जब वो लोग जंगल से बाहर निकलते हैं तो फ्रांसिस उसे बोलता है कि हमें भागना होगा, लेकिन रोज रिप्लाई में कहती है कि वो जंगल से बाहर नहीं आता। एंड जब फ्रांसिस रोज से पूछता है कि आखिर वो बला क्या थी तो रोज उससे कहती है कि तुम ये किसी को बताना मत। एंड तभी हम एक ट्रांजिशन देखते हैं जिसके बाद रोज एक ओल्ड लेडी बन चुकी है जो कि प्रेजेंट टाइम में है। एंड इस वक्त पे ये एक एंटिक शॉप को ओन करती है। एंड एक मजे की बात बताता हूँ, जो फ्रांसिस हमने 1908 में देखा था वही जनरल शॉ है। एंड अगर तुम्हें चैप्टर 2 से ये थ्योरी याद है कि अगर तुम डैरी को छोड़ देते हो तो तुम्हारी याददाश्त भी उसके साथ मिट जाती है। एंड सेम चीज हो चुकी थी जनरल शॉ के साथ। एंड अब जो वो रोज है वो वहां पर बैठ के अपनी कम्युनिटी के साथ कुछ बात कर रही होती है जो कि उस डिगिंग साइट से रिलेटेड था। वो लोग उस चीज को प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें बताए बिना वहां पर ये लोग खुदाई कर रहे हैं जिससे हमारे पूर्वजों को भी तकलीफ पहुंच सकती है। I mean, ये लोग उस चीज के टोटली अगेंस्ट है जो भी मिलिट्री वाले कर रहे हैं। एंड तभी वहां पर एक अननोन सा पर्सन आता है जो कि रोज के कान में वही बताता है कि उनको उस डिगिंग साइट से एक जीप मिली है जो कि किसी हत्याकांड से रिलेटेड है। जिसके बाद हम हेलोरन को देखते हैं जो कि उसी गुलेल को पकड़े एक दूसरी ही दुनिया में खोया हुआ था। एंड जब हेलोरन उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो रिप्लाई नहीं देता। जिसके बाद हेलोरन उठ के उसी हेलीकॉप्टर में चलने लगता है। एंड अगले ही पल वो पेनीवाइज की लोकेशन पे पहुंच जाता है। एंड वहां पर हम सेम बॉक्स टाइप चीज देखते हैं जो कि हमने चैप्टर 2 में देख रखी है। एंड उसके खुलते ही उसमें से 2 आंखें दिखती है जो कि पेनीवाइज की आंखें थी। एंड जैसे ही हेलोरन ने उसकी आंखों में देखा उसे बहुत से विजन आने लगे जहां पर आर्मी मैन्स मर रहे थे, गन फायरिंग चल रही थी, बहुत ही ज्यादा केओस फैला हुआ था। एंड एट दी एंड उसे एक अननोन सी फिगर दिखती है। एंड तभी ऊपर से कुछ चीजें नीचे गिरने लगती है। एंड जब वो ऊपर देखता है तो वहां पर बहुत सी बॉडीज फ्लोट कर रही थी कि तभी एक बॉडी उसकी तरफ आने लगती है जो कि और किसी की नहीं उसकी ग्रैंड मदर की थी। और वो कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, वो आने वाला है। एंड
जल्दबाजी में हेलोरन पीछे लगे गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है, बट इन रियलिटी वो हेलीकॉप्टर के ही गेट को खोलने लगता है, जिसे देख हेलन उसे आवाजें लगाने लगता है, लेकिन हेलोरन नहीं रुकता। तभी हेलन को उठ के खुद उसे रोकने आना पड़ता है, जिसके बाद हेलन उसे होश में लाता है और उस गेट को वापस बंद भी करता है। एंड अगले ही सीन में हमें हेलोरन एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल शॉ आके उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उसे देखा, जिसके रिप्लाई में हेलोरन कहता है कि मैंने उसे नहीं, उसने हमें देख लिया। तभी जनरल शॉ उससे कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम उससे मांग सकते हो। जिसके बाद हेलोरन जनरल शॉ से बोलता है कि अगर आप मेरे और मेरे दोस्तों के रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ सके तो बहुत मेहरबानी होगी। एंड जब जनरल शॉ वहां से जाने वाले होते हैं तो हेलोरन उन्हें रोक के कहता है कि सर, उसे हमें नहीं देखना चाहिए था। जिसके बाद हम रिच एंड विल को देख सकते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहां पर लिली एंड टेडी आते हैं और वो विल से पूछने लगते हैं कि क्या तुम हमारे लिए फिल्म डेवलप कर सकते हो। एंड अगले सीन में ही हमें देखने को मिलता है जनरल शॉ, जो कि मिलने आया था रोज से। एंड ये दोनों वही शख्स हैं जो कि हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में देखने को मिले थे, रोज एंड फ्रांसिस। जहाँ पर जनरल शॉ रोज से कहता है कि क्या वाकई में 50 साल बीत चुके हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिसके रिप्लाई में रोज कहती है कि जो भी टेरी में आता है और यहाँ से वापस चला जाता है उसके लिए हमेशा ऐसा ही होता है, उसकी याददाश्त हमेशा मिटा दी जाती है। जिसके बाद जनरल शॉ कहते हैं कि तुम हमारी डिगिंग में हेल्प करो और हम तुम्हारे अवशेषों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। एंड फिर हम देखते हैं लिली, टेडी, रिच एंड विल को, जो कि अपने उसी सीक्रेट बेस पे आए हुए थे। एंड अब वो लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ पर वेट करना होगा जब तक हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। लेकिन तभी रिच कहता है कि मेरे अंकल एक रिचुअल करते थे जिससे वो आत्माओं को बुलाते थे। तभी टेडी पूछती है कि क्या तुम्हें वो रिचुअल पता है। जिसके बाद हमें हेलोरन दिखाया जाता है, जो कि हेलन के घर पे डिनर के लिए आया था। जिसके बाद वो लोग डिनर करते हैं एंड जब हेलन एंड हेलोरन बाहर जाके बैठते हैं और वहाँ पर हेलन को पता चलता है कि उस रात जब उस पे अटैक हुआ था हेलोरन वहीं पे था। एंड हेलन को पता चल जाता है कि हेलोरन उसके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। तभी वो उससे मना करता है और हेलोरन कहता है कि तुम एक ऐसे शख्स हो जिससे मैं पंगा नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी तुमने मेरी एक बार जान बचा रखी तो मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। एंड ऑन दी अदर साइड हम उन बच्चों को देख सकते हैं जो कि उसी रिचुअल को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको वेट करते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था कि तभी रिच उठता है और कहता है कि मुझे बाथरूम जाना होगा। और तभी उन सबको पता चल जाता है कि रिच को उस रिचुअल के बारे में कुछ भी नहीं पता और इतनी देर से वो लोग अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे थे। और गुस्से में टेडी एंड लिली वहाँ से उठ के चले जाते हैं, जिसके पीछे रिच एंड विल दोनों लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ का माहौल बिगड़ने लगता है, जमीन फटने लगती है और बहुत सी आत्माएं उनके पीछे पड़ जाती है। मतलब समझ रहे हो ना, पेनीवाइज आ चुका है। एंड उसी वक्त जब ये सब चीजें हो रही थी वो लोग सक्सेसफुल रहते हैं उन फोटोज को क्लिक करने में। वो बहुत सी फोटोज क्लिक करते हैं बट उनके हाथ से वो कैमरा बार बार छूट जा रहा था एंड जो एग्जिट गेट था वो धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा था। एंड इसी बीच अपना विल एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर उसे एक अननोन सी प्लेस देखने को मिलती है। एंड इस वक्त विल के पास ही कैमरा है। जिसके बाद लिली, टेडी एंड रिच तीनों मिलके उस ग्रेवयार्ड से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अपना विल अभी भी अंदर ही था और कैमरा भी उसी के पास था कि तभी उसे एक जगह पर एक हलचल होती हुई दिखती है जहाँ वो अंदर घुस जाता है। एंड तभी हमें विल के चीखने की आवाज आती है और एक कैमरा फ्लैशलाइट दिखती है। एंड बाहर की साइड वो तीनों उसका वेट कर रहे थे और हमें लगता है कि विल अब नहीं रहा। तभी विल भागता हुआ उनके पास आता है और कहता है कि मैंने अंदर एक फोटो ली है। जिसके बाद वो लोग स्कूल में जाते हैं और उस फिल्म को एक फोटो में तब्दील करने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग कुछ केमिकल्स को मिक्स करके उन फोटोज को रेडी करते हैं और उन्हें वो सारे गोश्त उस फोटो में दिख भी सकते हैं। एंड एट द एंड वो एक और फोटो को बनाते हैं जिसे देखते ही वो बच्चे कहते हैं ये तो एक क्लाउन है, मतलब कि जोकर। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 भी एंड हो जाता है। एंड जहां तक मुझे लगा था कि ये एपिसोड 3 तक की वीडियो होने वाली है, बट नहीं, क्योंकि ये एवरी मंडे एक न्यू एपिसोड पब्लिक करते हैं तो आज की वीडियो में हम एपिसोड 4 भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड एक और चीज माफ करना, क्योंकि हम तब से रॉनी को टेडी के नाम से बुला रहे हैं। हाँ, वही हैंक की डॉटर जिसके नाम में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसका रियल नाम है रॉनी, ना कि टेडी। टेडी तो एपिसोड 1 में ही मारा जाता है। एंड एपिसोड 4 की स्टार्टिंग ही उन बच्चा पार्टी के साथ होती है जो कि उन फोटोज को लेकर सीधे डेरी के पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे। एंड जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में पहुंच के उनको फोटोज दिखाते हैं तो वो फोटोज बदली जा चुकी थी और वो चीफ उन सबको धमकी देते हुए कहता है कि अगली बार ऐसा मजाक करने यहाँ दोबारा मत आना, वरना तुम्हें और भी चीजों को झेलना पड़ेगा। जिसके बाद हमें वो सारे बच्चे एक बास्केटबॉल कोर्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो ये सोच रहे थे आखिरकार इमेज चेंज कैसे हो गई। लास्ट नाइट जब हमने उन पिक्चर्स को देखा था तब वो तो बिल्कुल सेम ही थी, लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो लोग अपने आप को प्रूफ कैसे करेंगे। तभी रॉनी लिली से बोलती है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पे बहुत सालों से रह रही है तो क्या तुम उनसे पूछोगी कि कुछ सालों पहले भी ऐसी चीजें हो रखी है या नहीं। जिसके रिप्लाई में लिली कहती है कि अगर मैंने ये सवाल अपने मॉम से पूछे तो वो मुझे असाइलम भेज देंगी। एंड तभी लिली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं एक ऐसे को जानती हूँ जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। एंड
एंड अगले ही सीन में हम लिली को उस हाउस कीपर के पास देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और लिली उनसे यही सेम सवाल पूछती है कि क्या कुछ सालों पहले यहाँ से बच्चे गायब हुए थे, जिसके रिप्लाई में वो हाउस कीपर कहती है कि हाँ, 30s के दौर में यहाँ से बहुत सारे बच्चे गायब हुए थे, लेकिन जैसा तुम कह रही हो उस तरीके से नहीं, क्योंकि उस टाइम पे भुखमरी का दौर चल रहा था तो वो सभी बच्चे में भी अपना अपना घर छोड़ के भाग गए ताकि वो किसी पे बोझ ना बने। एंड अगले ही सीन में हमें स्कारलेट दिखाई जाती है जो कि वहाँ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि एक लोकल निग्रो को अरेस्ट किया गया थिएटर में हुई बच्चों की मौत के कारण। एंड अब यहाँ ये मत सोचना कि हैंक को निग्रो क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग ब्लैक पीपल को निग्रो बुलाते थे। जिसके बाद उसके दरवाजे पे दस्तक होती है और जैसे ही वो स्टोर को ओपन करती है वहाँ खड़ी थी रोज जो कि उसके घर के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। एंड वो दोनों अंदर बैठ के कॉफी पीते हुए बात करते हैं कि तभी स्कारलेट उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है उस बंदे ने वाकई उन बच्चों को मारा होगा, और अगर मारा भी तो क्या मैं अपने बेटे को यहाँ पर सेफ रख सकती हूँ। जिसके रिप्लाई में रोज कहती है कि देखो डैडी, एक शांत स्वभाव वाली जगह है, लेकिन यहाँ पर साल दर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारे होश उड़ा देगा, तो मेरे ख्याल से तो तुम्हें अपने बच्चों को अपने पास ही रखना चाहिए। जिसके बाद रोज उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल मिलाना अपने दोस्त के तौर पर। जिसके बाद शीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हेलेरन एंड उसके फ्रेंड्स को जिनको एक नया कैंप मिल चुका है रहने के लिए। एंड वो वहाँ आने के बाद देखते हैं कि ये तो अभी के लिए पूरा खंडर हो चुका है, लेकिन वहाँ पर हेलेरन के कुछ साथी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। जिसके बाद वो वहाँ की साफ सफाई स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हमें विल दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आता है और चोरी छुपे अपने रूम में जाके बैठता है, और जैसे ही वो उन फोटो फ्रेम्स को निकालने की कोशिश करता है उसकी मॉम वहाँ आती है और वो कहती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। एंड वो वहाँ बैठ के विल से पूछती है कि बेटा देखो, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। एंड तभी विल अपनी मॉम को वो सारी बातें बताता है जो कि उसके साथ हुई, सिवाय ये बताए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। एंड वो वहाँ रोना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि तुम डरो मत, मैं इसके तह तक जाऊंगी। जिसके बाद वही जो एवरी मॉम कहती है कि अब तुम स्कूल से सीधे घर आओगे और घर से सीधे स्कूल जाओगे, उसके अलावा कहीं भी नहीं। एंड इस बार तो मैं तुम्हारे डैड को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विल एंड उसकी पूरी फैमिली बैठ के डिनर कर रही होती है। एंड तभी हेनलन अपने बेटे से पूछता है कि आखिर तुम बताओगे तुम्हारा ये पहला हफ्ता स्कूल का कैसा बीता। जिसके रिप्लाई में वो कुछ नहीं कहता कि तभी स्कारलेट कहती है कि बताओ अपने डैड को कि तुम्हारी एक न्यू फ्रेंड बनी है। जिसके बाद विल वहाँ कहता है कि मुझे अपना होमवर्क करने जाना होगा, और स्कारलेट हेनलन से कहती है कि तुम्हें अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, क्योंकि जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुमने उसके साथ अच्छे से टाइम ही नहीं बिताया। एंड अगले ही सीन में हमें फॉरेस्ट दिखाए जाते हैं जिसके बीचों बीच हेनलन एंड उसका बेटा मिलकर फिशिंग कर रहे थे, जहाँ पर वो दोनों आपस में ही रोने की बात करते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही विल के कांटे में एक मछली फंसती है, लेकिन वो उससे छूट जाती है। कि तभी उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम यही रुको, मैं चारा लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। कि तभी वो सेम फिश विल के पास आने लगती है, और जैसे ही विल उसके पास जाता है दो हाथ पानी के अंदर से बाहर निकलते हैं और उसे डुबाने की कोशिश करने लगते हैं। और वो हाथ किसी के नहीं, उसी के डैड के थे जो कि पूरी तरह से जले हुए थे। एंड ये आवाज सुनते ही उसके डैड उसकी तरफ भागे चले आते हैं और वो उसे पानी से बाहर निकालते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी तो नहीं है। और विल कहता है कि डैड यहाँ पर कोई तो है जो तुम्हारी तरह ही दिख रहा है और पूरी तरह से जला हुआ है। एंड हेनलन उसकी बातों पे भरोसा तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में खून के धब्बे देखकर वो भी उस पे भरोसा करने लगता है। कि तभी विल कहता है कि डैड यहाँ डेयरी में कुछ तो खतरनाक है। एंड तभी उन्हें वहाँ पर पेनीवाइज का बलून देखने को मिलता है। जिसके बाद हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन चीफ से मिलने के लिए आई थी। एंड वो चीफ से बोलती है कि जो भी उस कब्रिस्तान में हुआ कोई तो है जो उन बच्चों को मारने की या डराने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर ऐसा है तो तुमने किसी एक बेकसूर को पिंजरे के अंदर डाला हुआ है। जिसके रिप्लाई में चीफ कहता है कि हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है। एंड तभी स्कारलेट पूछती है कि क्या उसने किसी अटर्नी से बात की है। जिसके रिप्लाई में चीफ कहता है कि मिसेज हेनलन ये जगह साउथ नहीं है, यहाँ वैसा नहीं होता जैसा तुम उस जगह पे देख चुकी हो। एंड फिर स्कारलेट पूछती है कि क्या मैं हैंक से बात कर सकती हूँ, लेकिन वो चीफ उससे मना कर देता है। जिसके बाद स्कारलेट बाहर निकलती है और टेलीफोन बूथ पे जाके हैंक के घर वालों को फोन मिलाने की कोशिश करती है। एंड अगले ही सीन में हम स्कारलेट को हैंक की मॉम से बात करते हुए देखते हैं। जिसके बाद स्कारलेट उनसे पूछती है कि क्या आपका बेटा बेकसूर है। जिसके रिप्लाई में उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मेरा बेटा उन बच्चों का खून तो नहीं कर सकता, और उस दिन मुझे लगा था कि ये अपने रूम में है, लेकिन वो कहीं और ही था। जिसके बाद स्कारलेट उनकी मॉम से पूछती है कि अगर वो थिएटर में नहीं थे, अपने रूम में नहीं थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो आखिरकार थे कहाँ पर। एंड अगले सीन में हम हेलोरन एंड उसके साथियों को उस कैंप को साफ करते हुए देखते हैं। जिसके बाद हेलोरन कुछ सामान को लेकर बाहर आ जाता है और तभी उसे उसकी ग्रैंड मदर दिखना स्टार्ट हो जाती है, जो कि उससे कहती है कि किसी को भी ये मत बताना। एंड तभी वहाँ पर हेलन आता है और वो हेलोरन से पूछता है कि क्या तुम्हें उस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी पता है। जिसके रिप्लाई में हेलोरन कहता है कि देखो दोस्त, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, तो तुम इस चीज से जितना दूर रहो ये तुम्हारे लिए उतना ही सेफ रहेगा। लेकिन हेलोरन एक टाइप से उसकी बातों को टालने की कोशिश कर रहा था कि तभी हेनलन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि सुनो दोस्त, मेरे बेटे
पे हाल ही में किसी ने हमला किया है और उस पे कुछ ऐसे घाव के निशान है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। जिसके बाद हेलोरन उससे पूछता है कि तुम्हारा बेटा ठीक तो है ना, लेकिन हेनलन कहता है कि तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिरकार चल क्या रहा है। जिसके रिप्लाई में हेलोरन कहता है कि देखो वो क्या चीज है ये तो मुझे भी नहीं पता, या तो मैं खुद जानना ही नहीं चाहता वो क्या चीज है। जिसके बाद हमें वो सभी बच्चे एक जगह बैठे दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो लोग विल पे हुए रिसेंटली ही हमले पे बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि आखिरकार वो हमें मार क्यों नहीं देता, वो हमें डरा क्यों रहा है। कि तभी लिली कहती है कि क्या पता उसने मैटी को मारा ना हो, उसे कहीं छुपा रखा हो। तभी विल उठ खड़ा होता है और वो बात करने लगता है किसी एड्रीनालिन के बारे में और वो कहता है कि ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जब हम डरे हुए होते हैं, और इसी केमिकल की महक सुन के कुछ प्रेडिटर यानी कि कुछ शिकारी हमारे पीछे आ जाते हैं हमें खाने के लिए। तो क्या पता ये कोई ऐसा ही जीव हो जो हमारे डर को सूंघते हुए हमें खाने के लिए आता हो, और इसीलिए ये हमें लगातार डराए जा रहा है। एंड तभी रॉनी उठ खड़ी होती है और कहती है कि चलो माना तुम्हारी थ्योरी सही है, लेकिन हम अपने डर को रोकेंगे कैसे, और क्या ये वाकई में काम भी किया। और तभी लिली कहती है कि गाइस अगर हमने इस डर को रोक लिया तो क्या होगा। एंड अगले ही सीन में हमें लिली कुछ टैबलेट्स के साथ स्कूल में दिखाई जाती है, जो कि टोटल 4 टैबलेट्स लाई थी अपने दोस्तों के लिए भी, और वो कहती है कि मेरी मॉम इन्हें खाती है जब भी उन्हें स्ट्रेस फील होता है, और वो कहती है इन्हें मॉम की गुट्टी इनडायरेक्टली ये एक ड्रग है। एंड तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोजेक्शन पे उन लोगों को एक इंसेक्ट के बारे में बताया जा रहा था जिसकी आंखें बाहर को निकल जाती है, और जैसे ही सी गर्ल्स उन्हें देखती है तो वो उनकी आंखों को खा जाती है। एंड ये सब देख के मार्ज बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन अपने फ्रेंड के इशारों पर वो लिली से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगी, बस तुम और मैं। एंड लिली इस बात को लेके मान भी जाती है। जिसके बाद हमें स्कारलेट दिखाई जाती है जो कि फिर से पुलिस स्टेशन आई थी, एंड वहाँ पर उसे कैप्टन रूसो भी देख लेता है कि स्कारलेट अंदर जाके एक लेटर देती है और कहती है कि इस पे हैंक के मॉम के साइन है और अब तुम्हें मुझे उससे मिलने देना होगा। कि तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हें चीफ के आने का वेट करना होगा, और तभी स्कारलेट कहती है कि आखिर कितना टाइम लगेगा उन्हें आने में। और तभी वो पुलिस ऑफिसर उठ खड़ा होता है और कहता है कि सुनो लेडी, ये तुम्हारा साउथ नहीं है तो तुम्हें वेट करना होगा। और तभी स्कारलेट कहती है कि अगर मैंने एक भी कॉल मिला दिया तो समझ सकते हो कितनी मुसीबत आ जाएगी। वेल मैं ऐसा नहीं करने वाली अगर तुम मुझे उससे मिलने दो। और स्कारलेट उसे और भी चीजों की धमकी देने लगती है बिकॉज स्कारलेट दब के रहने वालों में से नहीं है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसे हैंक से मिलने देता है। जिसके बाद स्कारलेट उससे कहती है कि चलो माना कि तुमने उन बच्चों का खून नहीं किया, तो आखिर मुझे ये बताओ कि तुम थे कहाँ पर। जिसके रिप्लाई में हैंक बताता है कि मैं उस रात को एक लेडी के साथ था जो शादीशुदा भी है और वो एक वाइट लेडी है, और इसी वजह से अगर मैंने उन्हें ये बता दिया तो वो लोग मुझे उस दूसरे पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाएंगे, वो लोग मुझे रास्ते में ही मार देंगे। और वो स्कारलेट से कहता है कि तुम्हें बीच का कोई रास्ता खोजना होगा मुझे बचाने के लिए। एंड तभी हमें फिर से कर्नल फुलर दिखाए जाते हैं जो कि जनरल शॉ के पास आके कहते हैं हमने उस इंडियन लड़की के कहने पे उस जगह पे खुदाई करी लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर जनरल फुलर रोज की बात कर रहे हैं जो कि शॉ के साथ मिलके काम करने को कह रही थी। कि तभी रिप्लाई में जनरल शॉ कहते हैं कि हमें वहाँ कुछ मिलेगा भी नहीं क्योंकि वो हमें बेवकूफ बना रही है। एंड तभी जनरल शॉ एक फाइल में कुछ लड़कों को देखता है जो कि उसके डिगिंग साइड पे नजर रखे हुए थे। जिसके बाद जनरल शॉ कहता है कि शायद गेट खोलने का वक्त आ गया है। एंड अगले सीन में मार्ज और लिली कैंटीन में बैठ के खाना खा रही थी कि तभी मार्ज उससे बात करने की कोशिश कहती है और लिली कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ गॉसिप करने के लिए बुलाया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी मार्ज उसे रोकते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो लिली से थोड़ा अच्छे से बात करके वहाँ से चला जाता है। और मार्ज उससे कहती है कि तुमने देखा टिम फ्लैनिगन तुमसे कितने अच्छे से बात कर रहा है, मुझे तो लगता है वो तुम पे ट्राई कर रहा है, तुम्हें भी उससे बात करनी चाहिए। जिसके बाद लिली मान जाती है और वो कहती है कि मैं बस बाथरूम से थोड़ा टचअप करके आई। कि तभी मार्ज की दूसरी फ्रेंड्स उसके पास आती है और वो मार्ज से कहती है कि अब तुम इस चीज से पीछे नहीं हट सकती, तुम्हें लिली को किसी भी तरह मनाना होगा टिम फ्लैनिगन से बात करने के लिए। और जब लिली उससे बात करने जाएगी तो वो इतने क्राउड के बीच में उसकी इंसल्ट कर देगा। एंड वो मार्ज से कहती है कि जल्दी जाओ कहीं वो बाथरूम में अपना मन ना बदल ले। एंड मार्ज बाथरूम में आके कहती है कि अभी तक तुम तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, तुम्हें उससे बात भी करने जाना है। और तभी लिली कहती है कि 2 मिनट यहीं रुको, मैं टॉयलेट से होके आई। एंड जब लिली अंदर थी तो बाहर मार्ज को थोड़ा रिग्रेट हो रहा था एंड वो लिली को सच्चाई बताने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आंखों में दर्द स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें बाहर निकल आई है जो कि सेम उस पहले वाले इंसेक्ट की तरह लग रही है। जिससे परेशान होकर मार्ज वहां से बाहर चली जाती है और लिली उसे आवाज लगा के कहती है कि वहीं रुकना। लेकिन जैसे ही वो टैबलेट खाने वाली होती है वो टैबलेट कमोड में गिर जाती है। और ऑन दी अदर साइड मार्ज जो कि उन आंखों से परेशान होकर एक रूम में जाके उन्हें फोड़ने की कोशिश करती है और तभी वो एक ब्लेड को चालू करके अपनी आंखों को काट लेती है। और इतनी देर में लिली वहां आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और वो औजार को अपने हाथ में ले लेती है। एंड जैसे ही सारी चीजें नॉर्मल होती है हमें देखने को मिलता है कि लिली के हाथ में वो वेपन है एंड मार्ज की एक आंख फोड़ दी गई है। एंड देखते ही देखते वहां पर पूरे स्कूल के बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और लिली कहती है कि ये मैंने नहीं किया। एंड अगले ही सीन में हमें हेलेन एंड उसकी वाइफ स्कारलेट दिखाई जाती है जहां पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम आज सिटी में क्यों गई थी। एंड हेलेन अपनी वाइफ को इस हैंक की तरफदारी करने से मना करता है और कहता है
कि इससे मेरे मिलिट्री ग्रेड्स पे ही फर्क पड़ेगा, बट स्कारलेट कहती है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। एंड नाइट के वक्त हमें विल दिखाया जाता है जिसको नींद नहीं आ रही थी उस लेक की बात को लेकर, कि तभी वो अपने टेलीस्कोप में से बाहर देखने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में ही उसकी आंखों के सामने वही क्लाउन आ जाता है, मतलब कि पेनीवाइज, जिसे देखकर विल चिल्ला देता है। एंड हेनलन भागता हुआ उसके रूम में आता है और विल कहता है कि मैंने बाहर किसी को खड़े देखा, और तभी उसकी वाइफ भी वहाँ आती है और हेनलन वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से बाहर लोग हम पे नजर रख रहे हैं। और हेनलन बाहर जाके चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि आखिर कौन है, बाहर निकल के आओ। एंड थोड़ी देर में ही हेनलन को पेड़ में अटका एक रेड कलर का बलून दिखता है। एंड अगली ही सुबह हेनलन डायरेक्ट जनरल शॉ के कैबिन में घुस जाता है और कहता है कि आखिर आपने किसे हमारे पीछे लगाया है। जिसके बाद जनरल शॉ हेनलन को एक जगह पे लेके जाते हैं जिसके मिरर के दूसरी साइड एक बंदा बैठा था जिसका नाम है डैनियल, और जनरल शॉ बताते हैं कि ये बंदा हमारी फैंस के उस साइड से ताका झाकी कर रहा था एंड अब यही हमारे सवालों का जवाब देगा। जिसके बाद हेनलन अंदर आता है और उससे कहता है कि देखो दोस्त, अगर तुम चाहो तो बिना किसी दर्द के मुझे वो सच्चाई बता सकते हो। लेकिन वो बंदा हेनलन को अपने पास बुलाता है और उसके चेहरे पे थूक देता है। एंड फिर हेनलन उसके माइंड में घुसने की कोशिश करता है और एक बार जब वो उसके दिमाग में घुसता है तो उसे एक दरवाजा दिखाया जाता है जिसके ओपन होते ही वहाँ पर बैठा था डैनियल। एंड उसके पास आती है उसकी आंट रोज और वो उससे पूछती है कि तुम्हें वो गल्लू की कहानी याद है। गल्लू से इनका मतलब है पेनीवाइज। जिसके रिप्लाई में डैनियल कहता है कि वो तो एक मनगढ़ंत कहानी है ना, लेकिन रोज कहती है कि कुछ चीजें कभी झूठ नहीं होती। एंड वो उससे सेम कहानी के बारे में पूछती है और डैनियल हमें एक कहानी सुनाता है जो की थी पेनीवाइज की, कि कैसे एक अंधेरी रात में वो एक उल्का पिंड के साथ नीचे गिरा, लेकिन जो कि धरती से टकराते ही टूट गया और उसमें से पेनीवाइज आजाद हो गया। वो कुछ टाइम तक तो उन जंगलों में घूमता रहा जब तक हमारा पहला वंशज वहाँ आ नहीं गया। एंड उनके पूर्वज ने उस उल्का में से एक हथियार बनाया जो कि पेनीवाइज को डरा के रखता है, क्योंकि वो उल्का पिंड ही उसका पिंजरा था। जिसके बाद समय बीतता है और डैनियल के पूर्वज अपना जीवन यापन करने लगते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ सीमाएं रखी थी कि पेनीवाइज उन जंगलों से बाहर नहीं आता एंड ऑन दी अदर साइड कबीले वाले उस जंगल में नहीं जाते। बट जैसे ही सदियां बीतती गई एक पूरी फौज उस जंगल में घुसने के लिए चली जाती है और उन कबीलों वालों ने उन्हें धमकी भी दी थी कि उस जंगल में मत जाओ, लेकिन वो लोग नहीं मानते। और अगले ही सीन में हमें वो सभी आर्मी ऑफिसर्स बड़ी बेरहमी से मरे हुए जमीन पे पड़े दिखाए जाते हैं। एंड अब पेनीवाइज जब इतने लोगों को खा चुका है तो वो और ज्यादा ताकतवर हो चुका है एंड अब वक्त आ चुका है जब वो उस जंगल से बाहर निकल के अपना शिकार ढूंढे। एंड उन कबीलों का लीडर जिसका नाम था सेस्की, वो आखिरी डिसीजन लेती है कि हम इस जंगल को ही छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उसकी बेटी निकानी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे इस जंगल से बहुत ज्यादा लगाव था। जिसके बाद वो उस इकलौते वेपन को लेकर उस जंगल के उस हिस्से में चली जाती है जहाँ पर पेनीवाइज रहता था और वो उस गुफा को ढूंढने लगती है। एंड जैसे ही सेस्की को पता चलता है कि उसकी बेटी उस पत्थर को लेके जंगल में जा चुकी है तो वो उनके पीछे पीछे वहाँ चली जाती है। बट सेस्की के पास वो पत्थर नहीं था जिस कारण उसके सभी साथी पेनीवाइज के हाथों मारे जाते हैं। एंड लास्ट में बचती है सिर्फ सेस्की, जिसको पेनीवाइज वही प्रीस्ट बन के मारने के लिए आगे बढ़ता है। एंड सेस्की भी पेनीवाइज के सामने नहीं टिक पाती और पेनीवाइज उसे वहीं मार देता है। बट तभी वहाँ पर सेस्की की बेटी निकानी आ जाती है और पेनीवाइज उसे देखकर भाग जाता है क्योंकि निकानी के हाथ में वही वेपन था। जिसके बाद सेस्की समझ चुकी थी कि उसे उस पेनीवाइज को रोकना होगा वरना वो सबको मार देगा और उसे अब अपनी मॉम की तरह ही अपने कबीलों वालों की भी रक्षा करनी होगी। जिसके बाद सेस्की एक लास्ट टाइम तय करती है उसी जगह पे जाने की और वो इस बार उस सेम गुफा को ढूंढ भी लेती है। एंड अंदर जाने के बाद वो उस गुफा में पेनीवाइज के पिंजरे से कई सारे पत्थर तोड़ लेती है। जिसके बाद उन्होंने उस पत्थर के टुकड़ों को लेकर एक बॉर्डर सा बनाया और हर एक किनारे पर उस पत्थर को गाड़ दिया ताकि पेनीवाइज को पता चले कि यहाँ से उसे आगे नहीं जाना है, अगर वो यहाँ से आगे गया तो वो मर भी सकता है। जिसके बाद उन लोगों ने उस जगह पे आग जलाई ताकि वहाँ पर एक निशानी रह जाए। एंड अब प्रेजेंट में हेलोरेन टाइम को रोकता है और डैनियल से पूछता है कि अब मुझे बताओ कि वो बॉर्डर मुझे कहाँ मिलेगा। जिसके बाद उसके सामने एक और दरवाजा आता है और उस दरवाजे के खुलते ही हम उस पुराने घर को देख पाते हैं जो कि हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में देख रखा है। और डैनियल कहता है कि इस घर के अंदर एक कुआं है जिसके अंदर जाने के बाद तुम्हें बस सुरंगों को फॉलो करना है। जिसके साथ हमारा एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एंड ये था एपिसोड नंबर 1 से एपिसोड 4 इट वेलकम टू डेरी का। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। एंड अब मुझे ये बताना कि क्या तुम एक साथ इसका कंबाइंड वीडियो देखना चाहते हो या फिर सिंगल वीडियो एवरी मंडे।